जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे स्टूडेंट गढ़ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी प्रकाष्ठा सीरीज। दोस्तों, ये सीरीज एक ऐसी सीरीज होगी कि आप किसी भी एग्जाम में जहां हिंदी आती है उस एग्जाम में आप अगर बैठ रहे हैं और आप ये सीरीज कर लेते हैं तो उस एग्जाम का 95% यहाँ से परसेंट क्वेश्चन यहाँ से सीधे मैच करेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये शुरुआत है, मैं आपको ज़्यादा बोलूँगा नहीं। एक सीरीज आपको करनी है, बड़वाला भाग एक। इसके बड़वाला के हम 6 भाग कराएंगे, आपको एक भाग करना है। उसके बाद आप ये सोच लेना आपको आगे सीरीज करनी है कि नहीं करनी है। मैं बोल रहा हूँ, ये वास्तविकता में इस सीरीज में कुछ है। तो दोस्तों, जैसे आप यूपीपी के एग्जाम में बैठ रहे हैं, यूपीएसआई के एग्जाम में बैठ रहे हैं, यूपी तरफ से किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, आर कोई भी हिंदी एग्जाम, जैसे बिहार बीपीएससी का कोई भी एग्जाम जहां आप हिंदी आती है आप बैठ रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए रामबाण होगी। ठीक है, इस सीरीज के अतिरिक्त आपको हिंदी कहीं से पढ़ लीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस के अतिरिक्त क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों, बगैर किसी देर के हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक सीरीज आपको करनी है, ये ध्यान रखिएगा। पहला हमारा क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी, इसमें आप पहला ऑप्शन है वर्ण, दूसरा है उच्चारण, तीसरा है पद, चौथा है शब्द। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। लेकिन ध्वनि जब ऑप्शन में नहीं होगा तो हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अगर ध्वनि ऑप्शन में नहीं रहता तो हम क्या लगाते हैं? वर्ण। अगर यहाँ पे ध्वनि ऑप्शन में होता तो हमारा ध्वनि होता आंसर। ठीक है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं पालना है। अगर वर्ण भी है ध्वनि भी है तो हम ध्वनि लगाएंगे, दोनों होंगे नहीं फिलहाल ऑप्शन में, अगर होते हैं तो हम ध्वनि लगाएंगे। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। अगर ध्वनि ऑप्शन में होगा तो ध्वनि लगाएंगे। ध्यान रखिए, इस चीज़ को कंफ्यूजन नहीं पड़ना है बिल्कुल भी। यहाँ पे वर्ण है तो हम वर्ण लगाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो वर्ण होते हैं वो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस चीज़ पे हम बात कर लेते हैं। वर्ण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण जो है ना, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से होते हैं? एक होते हैं स्वर, एक होते हैं स्वर, दूसरे कौन से होते हैं? व्यंजन। अगर हिंदी में हम स्वर की बात करें, स्वर कितने होते हैं हिंदी में? स्वर होते हैं 11। अगर व्यंजन की बात करते हैं, व्यंजन कितने होते हैं? 41। 41 व्यंजन कितने होते हैं? 41। अगर टोटल वर्णमाला में वर्णों की बात करते हैं तो कितना हो जाता है? 52। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52। स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजनों की संख्या होती है 41। ये एडिशनल जानकारी है इस क्वेश्चन के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे ध्वनि ऑप्शन होता तो हमारा ध्वनि सही होता, लेकिन ध्वनि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ण टिक किया है। ठीक है, बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है, हाई कोर्ट, बीडीओ, यूपीएसआई, ईपीपी, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं पालना। जहाँ ध्वनि होगा वहाँ ध्वनि लगाएंगे और जहाँ ध्वनि नहीं होगा वहाँ वर्ण हमारा लगा नहीं लगाना। चलिए दोस्तों, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक। दोस्तों, यहाँ सार्थक संबंध है जिसका अर्थ हो, जिसका अर्थ निकले, सार्थक लघुत्तम इकाई किसे। तो पहला ऑप्शन है शब्द, दूसरा है वर्ण, तीसरा है अर्थ, चौथा है मात्रा। तो दोस्तों, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसको मानते हैं? जिसका अर्थ निकले। तो वो क्या होता है? सार्थक मतलब सबसे छोटा क्या होता है? शब्द। ठीक है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है? शब्द। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है? अगर उच्चारण की दृष्टि से बात करें, जैसा कि मैंने आपके पिछले क्वेश्चन में बताया था, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि। मैंने ऑलरेडी बताया था क्या होती है? ध्वनि। लेकिन अगर ध्वनि ऑप्शन में नहीं होता तो क्या होता है? वर्ण। ठीक है, बहुत ध्यान रखिए इस चीज़ को। भाषा की सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो, लघुत्तम तरीके से माना जाता है शब्द को। ठीक है, और उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि। और ध्वनि को लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। जो ये क्वेश्चन पूरा हो गया था, हम तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन जो है वो है, भाषा की मूल इकाई क्या होती है। दोस्तों, शुरुआत के जो 3 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए अब कहाँ कहाँ इससे क्वेश्चन आया हुआ है। भाषा की मूल इकाई क्या होती है? भाषा की मूल इकाई। ठीक है, ऑप्शन ए है अक्षर, ऑप्शन 2 है ध्वनि, ऑप्शन संकेत, ऑप्शन वर्णमाला। ठीक है, तो भाषा की मूल इकाई देखिए यहाँ पे है कि भाषा की मूल इकाई, भाषा की मूल इकाई जहाँ ध्वनि होता है वहाँ ध्वनि। भाषा की मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि। भाषा की मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि। और भाषा की, और ध्वनि यहाँ पे अगर ध्वनि नहीं होता तो हमारा वर्ण होता। ठीक है, वर्ण, वर्ण को हम अक्षर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब ध्वनि ऑप्शन में है तो हमें क्या लगाना है? ध्वनि। भाषा की मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि। अगर हम बात करते हैं भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई की बात करें, लघुत्तम इकाई, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होगी? शब्द। जैसा हम पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है? शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द होती है। अगर भाषा की सार्थक इकाई की बात करें, लघुत्तम नहीं होता है तो क्या होता है? वाक्य। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई होती है शब्द, और अगर भाषा की सार्थक इकाई की बात करें तो क्या होता है? वाक्य। क्या होता है? वाक्य। क्या होता है? वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई क्या होता है? वाक्य होता है। और लघुत्तम इकाई ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द होता है। और वाक्य की सबसे छोटी इकाई, वाक्य की अगर छोटी इकाई की बात करें, वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? उपवाक्य। क्या होती है?
उपवाक्य। क्या होता है? उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी की बात करें तो क्या होता है? पदबंध। क्या होता है? पदबंध। अगर पदबंध से छोटी की बात करें तो क्या होता है? अक्षर। क्या होता है? अक्षर। अगर अक्षर से भी छोटी की बात करें तो क्या होती है? ध्वनि। देखिए हम ध्वनि पे आ गए। अगर ध्वनि ऑप्शन में नहीं होगा तो अक्षर या वर्ण लगाएंगे, अगर ध्वनि ऑप्शन में है तो हम ध्वनि, क्योंकि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? उच्चारण की दृष्टि से या नॉर्मल ध्वनि होती है। ठीक है, ध्वनि ऑप्शन में नहीं होगा तो हम ध्वनि नहीं होगा तो हम अक्षर लगाएंगे या वर्ण लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अक्षर और ध्वनि से या वर्ण से लेकर सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, वर्णों के कितने भेद होते हैं? दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, वर्णों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 8। दोस्तों वर्णों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है तुम्हारा स्वर, एक होता है व्यंजन। वर्णों के कितने भेद होते हैं? दो। स्वरों की संख्या हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कितने होते हैं, 11। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 41। अगर टोटल वर्णमाला में कितने होते हैं? 52। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे। हम अगला क्वेश्चन देखिए, ईपीपी कांस्टेबल 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं? ऑप्शन ए है 44, ऑप्शन बी है 33, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है 52, ऑप्शन डी है 48। हाईकोर्ट आरओ में 2021 में है और जूनियर इंजीनियर तकनीकी में 2016, यूपीएसआई में थर्ड शिफ्ट को है 13 को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी होती हैं? हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की बात करें तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ होती हैं 52। इसमें क्या होता है? इसमें अगर स्वरों की बात करें, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं आपके स्वर। अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन कितने होते हैं? 41। अब 41 व्यंजन में क्या क्या होता है दोस्तों? 41 व्यंजन में अगर हम अंतस्थ व्यंजनों की बात करें, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? 4। और हम ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। अयोगवा की बात करें तो अयोगवा होते हैं 2, अंग और आहा। अयोगवा कितने होते हैं? अंग और आहा। दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ पे बहुत गौर रखना, चाहे तो आप नोट कर लेना। अयोगवा होते हैं 2, अंग और आहा। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन होता है छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। उस व्यंजन होते हैं सा, शा, सा, हा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपका 5वां क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा जो क्वेश्चन हमारा है, छठा क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? नंबर ऑप्शन ए है अक्षर, ऑप्शन बी है वर्ण, ऑप्शन सी है वर्ण समूह, ऑप्शन डी है वर्णमाला। दोस्तों लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध, दोस्तों हिंदी भाषा में सबसे छोटी इकाई आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। अगर ध्वनि ऑप्शन में नहीं होगा तो हम वर्ण लगाएंगे। ठीक है, ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं अक्षर वर्ण। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह होता है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह तो क्या कहते हैं? वर्णमाला। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम, यूपी जूनियर असिस्टेंट, यूपी कांस्टेबल, यूपी बीएड, कई सारे एग्जाम आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सीरीज करने के बाद इस सीरीज में आपको लगभग 200 वर्णमाला के क्वेश्चन कराएंगे। आपका अच्छा सीरीज इसके लिए आएंगे वर्णमाला की, और जो एडिशनल जानकारी आपको दे रहे हैं इसको बहुत ज़्यादा इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये सीरीज करने के बाद आपका किसी भी एग्जाम का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे यूपी बीएड 2007 में आया हुआ है, कौन स्वर नहीं है? दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता है कि इसमें जो है बा स्वर नहीं है। बहुत इसमें एक्सप्लेन करने को कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, लेकिन आया हुआ है तो हमने इसको करा दिया। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें से ऋर क्या है? अगर हम ऋर की बात करें तो पूछ रहा है इसमें ऋर क्या है? हिंदी में प्रमुख स्वर कौन कौन से थे आपको पता है? हिंदी में प्रमुख स्वर होते हैं छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ू और ऋर, ए ऐ ओ औ। तो इसमें आप सिंपल है, इसमें से कौन सा ऋर क्या है? व्यंजन तो है नहीं, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन पे आप चर्चा करेंगे, संयुक्त व्यंजन क्या क्या होते हैं ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, डी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? स्वर, क्योंकि ये जो होते हैं हमारे जो 11 स्वर होते हैं उनमें ये आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला हम क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कल मतलब एक्सप्लेनेशन वाले नहीं है, उनको एक्सप्लेनेशन किया जाए। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में रा की मात्रा का उपयोग हुआ है? इसमें है ऑप्शन ए है वृष्टि, ऑप्शन 2 है रिपु, ऑप्शन 3 है क्रिया, ऑप्शन 4 है वर्षा। देखिए ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है आपका। वृष्टि, वृष्टि सामने दिख रहा है, वृष्टि में ऋ की मात्रा का उपयोग हुआ है। ठीक है, सामने दिख रहा है व्रा,
सामने ही यहाँ पे दिख रहा है कि हमको इसमें रा की मात्रा का प्रयोग। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही साधारण क्वेश्चन होते हैं और कई सारी परीक्षाओं में यूपीएससी के लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ऐसा आया था। ठीक है, तो यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन से शब्द में ऋण की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो व्रा, वृष्टि। ठीक है, ऋण की मात्रा क्या, सरा की मात्रा, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया से देखना है किसमें आधा रा का प्रयोग हुआ, किसमें रा का प्रयोग हुआ है, किसमें श्रा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन शब्दों का ज्ञान आपको बहुत जरूरी होना चाहिए। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वयं का तो उच्चारण स्वयं से रूप से होता है, और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? स्वर कहते हैं। दोस्तों इसके उच्चारण में स्वयं स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन के उच्चारण में इसका सहायक होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। हम अगला 11वां क्वेश्चन देखेंगे। इस सीरीज में हम 30 क्वेश्चनों को करेंगे। 11वां हमारा क्वेश्चन है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों बहुत ही साधारण, कई बार इस क्वेश्चन को बता चुके हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? आंख बंद करके हम मार सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं इसमें। स्वरों का उच्चारण होता है, व्यंजनों की सहायता से होता है स्वरों का उच्चारण। दोस्तों ये भी ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कि जिनका उच्चारण स्वयं स्वतंत्र होता है लेकिन वो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो बिना किसी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिना किसी सहायता से होता है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, बिना किसी सहायता को। अगर हम व्यंजनों की उच्चारण की बात करें तो किसकी सहायता से होता है? स्वरों की सहायता से होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होते हैं कि स्वरों का उच्चारण कैसे होता है और व्यंजनों का उच्चारण कैसे होता है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, स्वर किसका भेद है? स्वर जो होता है संधि का भेद है, वर्ण का भेद है, या समास का भेद है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्वर किसका भेद होता है। स्वर जो होता है वर्ण का भेद होता है। और दोस्तों स्वर के बारे में एक बार फिर से आपको बताते हैं, स्वर वे होते हैं जिनका हम जो स्वतंत्र रूप से जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बाधा के होता है। मतलब स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन जो होते हैं जो स्वरों की सहायता से उत्पन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका 13वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करने की आवश्यकता है नहीं। अब हम अपना 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। दोस्तों इसको बढ़िया से एक्सप्लेनेशन करेंगे। उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। दोस्तों ये एक की बता रहे हैं, उच्चारण में जो समय लगता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट नया क्वेश्चन है, उच्चारण में लगने वाला समय। किसी के उच्चारण, उसको इरेज करते हैं हम, उच्चारण में लगने वाला समय। दोस्तों देखते हैं, उच्चारण में जो समय लगता है, उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नया है। उच्चारण में लगने वाले समय क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक है, इसी मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है, एक हास्य स्वर होता है, ह्यास स्वर होता है, और दूसरा होता है दीर्घ स्वर होता है, तीसरा होता है विलुप्त स्वर होता है। क्या होता है? विलुप्त स्वर होता है। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। बहुत क्वेश्चन ध्यान रखना है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। नंबर होता है ह्रास स्वर होता है, दूसरा होता है दीर्घ स्वर होता है, और तीसरा होता है विलुप्त स्वर होते हैं। दोस्तों अगला जो क्लास हम लाएंगे अपना वर्णमाला का लेक्चर नंबर 2, इसमें आपको स्लाइड के माध्यम से पहले से ही इसमें प्रिपेयर करके रखेंगे कि मतलब इसका एक्सप्लेनेशन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, स्लाइड के माध्यम से सारी चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर करके रखेंगे। इस सीरीज को हम थोड़ा इस शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हम करते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। जो अगला लेक्चर हमारा होगा उसमें हम इसको ऑलरेडी पहले से ही तैयार करके लाएंगे, जो इसका डिटेल से जो सोल्यूशन होगा। ठीक है, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें है अगला हमारा क्वेश्चन जो 15वां क्वेश्चन है, ह्रास, दीर्घ और प्लुप्त किसके प्रकार होते हैं? दोस्तों अभी लास्ट हमने क्वेश्चन किया था, ये किसके प्रकार होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त, संधि के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, स्वर के प्रकार, एक अधिक
देखिए दोस्तों, बिहार प्राइमरी का क्वेश्चन है, व्यायाम शिक्षक द्वितीय पाली का भी है, यूपी बीएड में भी आ चुका है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम किए हैं। किसके प्रकार के होते हैं? स्वर के प्रकार होते हैं, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, हम जब अगला लेक्चर लाएंगे उसमें हम क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन होगा उसको स्लाइड पे लगा के लाएंगे, जिससे आपके समय की बचत हो और जो हम अपना क्लास हो उसको जल्दी कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, पहला जो ये 16वां हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है किस समूह में सभी दीर्घ स्वर हैं। तो दिए गए इसमें जो विकल्प जो दीर्घ स्वर की बात कर रहा है, तो बड़ी ई, ए ओ और सारे जिसमें ऑप्शन नंबर ए में सारे क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। दोस्तों इसको आप जो हम नेक्स्ट इस क्लास में तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में सारे दीर्घ स्वर, लघु स्वर इनको स्लाइड के माध्यम से लाएंगे, और आपको जो वर्ण वाला टॉपिक है उस टॉपिक का क्वेश्चन कहीं किसी एग्जाम में गलत नहीं होगा। और आप इनमें क्वेश्चन कर चुके हैं 16, आपको पता भी होगा कि हम कितना मतलब सटीक जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम 17वां क्वेश्चन देखते हैं अपना। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में ह्रास स्वरों की संख्या कितनी होती है? ह्रास स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में ह्रास स्वरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 2। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं टोटल स्वरों की संख्या कितनी होती है। ऑलरेडी आपको पता चुका टोटल स्वरों की क्या, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। ठीक है, इसमें एक ह्रास स्वर होते हैं, एक दीर्घ स्वर होते हैं। एक होते हैं ह्रास स्वर, एक होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, अगर ह्रास स्वर की बात करते हैं तो क्या होता है? 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है छोटा, छोटी ई, छोटू और रिर। ये क्या होता है? ह्रास स्वर। अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं। एक होता है बड़ा, बड़ी, बड़ू, ए ओ औ। ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। और हम ह्रास स्वर की बात करें तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये हमने ऑलरेडी बता चुके हैं। वो सेम पिछला क्वेश्चन जो हमारा ऐसा ही था, इसमें दीर्घ स्वर की बात, दीर्घ स्वर समूह की बात करी थी। ठीक है, ह्रास स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है छोटा, छोटी, छोटू, छोटा, छोटी, छोटू और रिर। अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें जो 7 होते हैं, तो कहते हैं बड़ा, बड़ी, बड़ू, ए ओ, ए ओ औ। ठीक है, ये 7 होते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18वां। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रास से दोगुना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? तो सेम सेम पिछले वाला क्वेश्चन जैसा है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं गुरु स्वर। क्या कहते हैं? गुरु स्वर। क्या कहते हैं? गुरु स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रास स्वरों से दोगुना समय लगता है, उनको हम क्या कहते हैं? गुरु स्वर। और गुरु स्वर को ही हम ऑलरेडी कहते हैं लघु स्वर। सॉरी, गुरु स्वर को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। गुरु स्वर को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल है। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19वां। क्वेश्चन नंबर 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दोस्तों दीर्घ स्वर की बात करिए, सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर है, निम्न कौन सा दीर्घ स्वर है? दोस्तों यहाँ दीर्घ स्वर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर दीर्घ स्वर की बात करी जाए तो हमने दीर्घ स्वर में जो पढ़ा था अभी, हमने दीर्घ स्वर में बड़ा भी पढ़ा था, जो भी यहाँ उपलब्ध है। अगर बड़ी की बात करें तो हमने बड़ी भी पढ़ी थी, बड़ी यहाँ उपलब्ध नहीं है। बड़ों की बात करी, वो भी उपलब्ध नहीं है। हमने ए की बात करी, ए भी यहाँ उपलब्ध है, बड़ा भी उपलब्ध है, बड़ा और हमारा ओ भी उपलब्ध है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो बात कर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ये यूपी कैन सुपरवाइजर में आ चुका है, यूपी बीएड एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ हम बात करेंगे तो यहाँ दीर्घ स्वर से मतलब है कि मूल दीर्घ स्वर की बात कर रहा है। और मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? बड़ा, बड़ी ई और बड़ो, ये क्या होते हैं? मूल दीर्घ स्वर। और जो ये दीर्घ स्वर होते हैं, ये इनकी सहायता से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ दीर्घ स्वर की बात करें तो मूल दीर्घ स्वर की बात करते हैं, तो मूल दीर्घ स्वर आपका क्या होगा? बड़ा। ये जो होते हैं, ये जो
ओ औ ए ये होते हैं, मतलब ये संयुक्त होते हैं, ठीक है, संयुक्त मूल स्वर होते हैं। लेकिन अगर मूल स्वर की बात, मूल दीर्घ स्वर की बात करें तो बड़ा और बड़ी, बड़ू मूल दीर्घ स्वर का 3 होती है। दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, मैं अगला लेक्चर लाऊंगा उसमें स्लाइड के माध्यम से ये सब दीर्घ मूल स्वर कौन से होते हैं और संयुक्त कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और विद स्लाइड पे बना के लाएंगे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? दोस्तों हाँ देखिए, अब संयुक्त स्वर आ गया, पहले मूल स्वर की बात, उसमें मूल स्वर उसमें लिखा नहीं था, लेकिन अगर स्वर की बात करिए जहाँ सारे संयुक्त हो, एक मूल हो, तो मूल ही में टिक करना है। निम्नलिखित में से थोड़े कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा कॉमन सेंस लगाने पड़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? दोस्तों मूल स्वर की जो मूल स्वर होगा वो संयुक्त नहीं होगा, तो इसमें ये भी देखो संयुक्त है, मैंने ऑलरेडी बता चुका है, ए ओ औ, औ भी मूल स्वर होता है, सॉरी संयुक्त स्वर होता है। मूल स्वर हमने बताया था, मूल स्वर जो आपके 3 होते हैं, एक बड़ा, बड़ी और बड़ू, तो इसमें मूल जो संयुक्त स्वर नहीं होगा, ये दोनों तीनों संयुक्त होंगे, तो जो मूल स्वर होगा वो बड़ू होता है, ये संयुक्त स्वर नहीं है। तो मूल स्वर फिर से एक बार आपको बता देते हैं, मूल स्वर होते हैं बड़ा, बड़ी और बड़ू, ये क्या होते हैं? मूल स्वर जो संयुक्त स्वर नहीं होते हैं, बाकी संयुक्त स्वर होते हैं। 4 संयुक्त स्वर होते हैं। अगर टोटल हम दीर्घ स्वर की बात करें तो कितने होते हैं? 7 होते हैं। और ह्रस्व स्वर की बात करें तो लघु स्वर की बात करें तो कितने होते हैं? 4, ये 7 होते हैं, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा है 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? उसको कहते हैं अनुस्वर कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, प्लुप्त कहते हैं या ह्रस्व कहते हैं, ठीक है। और तो जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उसको क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी तरफ से मंडी परिषद में आ चुका है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 22वां। प्लुप्त स्वर कौन सा है? औम, ओम, 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 प्लुप्त स्वर कौन सा है? तो इसमें जो सही शब्द है वो होता है ओम। क्या है? ओम। बाकी सब ये जो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, शुद्ध क्या हो है? ओम, ठीक है। प्लुप्त स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए, ठीक है। प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर के उच्चारण में इतना समय लगता है, प्लुप्त स्वर के उच्चारण में उससे 3 गुना अधिक समय लगता है। मतलब ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, और ह्रस्व से 2 गुना समय किस में लगता है? दीर्घ में लगता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीर्घ में कितना लगता है? ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, और जो प्लुप्त में कितना लगता है? ह्रस्व से या लघु से कितना लगता है? 3 गुना ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एडिशनल जानकारी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दीर्घ में 3 गुना, दीर्घ में 2 गुना ज़्यादा और प्लुप्त में 3 गुना ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 23वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? संयुक्त स्वर नॉर्मल चीज़ है दोस्तों, ऑलरेडी आपको इतनी बार करा चुके हैं, तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा? ऑप्शन डी। ये संयुक्त स्वर वाला ऑलरेडी हम करा चुके हैं, कराने की आवश्यकता नहीं है, हमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट, बिहार, स्टेनोग्राफर, कई सारे एग्जाम में आ चुका है, और बहुत सारी, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीट करके बार बार हिंदी में क्वेश्चन आते रहते हैं। 24वां क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? दोस्तों मूल दीर्घ स्वर ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। देखिए बड़ू मूल दीर्घ स्वर है, बड़ा भी है और बड़ी ई भी है, ये तुम्हारा संयुक्त स्वर है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। ऑलरेडी बता चुके हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24वां हो गया, 25वां देखते हैं। निम्नलिखित में समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? दोस्तों समृद्ध स्वर जो होते हैं, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी। जो बड़ी क्या होता है? ये एक समृद्ध स्वर होता है, ठीक है। इसको मैं अब आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, जो अपना अगला लेक्चर रहूँगा उसको हम स्लाइड के माध्यम से समृद्ध स्वर, विभ्रत स्वर, अर्ध विभ्रत स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, इनको हम स्लाइड के माध्यम से आपको दर्शाएंगे, वहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब जो आगे जो अभी जो क्वेश्चन हम कराएंगे आपके लिए, अभी 30 क्वेश्चन हो गए, आपके 170 क्वेश्चन बचे, क्योंकि वर्णमाला के इस टाइप से हम लगभग 200 क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। तो अगली जो लेक्चर लाएंगे उसमें स्लाइड के माध्यम से समृद्ध, विभ्रत, अर्ध विभ्रत, उनको सबको क्लियर कर देंगे, ठीक है। इसमें जिसका सही आंसर है समृद्ध का। दोस्तों वीडियो जो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए हमको जल्दी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करवाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25वां आपका कंप्लीट हो गया है। अब 26वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्र स्वर आता है, मध्य स्वर आता है, पश्च स्वर आता है, और जो विभ्रत स्वर होता है वो नहीं आता है, ठीक है।
क्योंकि ये जो विब्रत होता है ये मुख्य आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? मुख्य आधार पर। जीभ, और जो जीभ के आधार पर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, पश्चस्वर और मध्यस्वर। और जो मुख्य आधार पर होता है विब्रत होता है, अर्ध विब्रत होता है, संवृत होता है, अर्ध संवृत होता है। 4 प्रकार के जो होते हैं वो मुख्य आधार पर होते हैं, और जो जीभ के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के। इनको दोस्तों हम बता रहे हैं, जो अगला क्लास लाएंगे उसमें स्लाइड के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, संवृत, अर्ध संवृत, विब्रत, अर्ध विब्रत। ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा ज़्यादा हमारा लंबा हो रहा है, आधे घंटे का ऑलरेडी हो चुका है, और हम जल्दी से सारे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। जिसका सही आंसर होगा विब्रत। विब्रत क्या होता है? मुख्य आधार पर होता है, जीभ के आधार पर होता है, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 27वां अर्ध विब्रत स्वर है। अर्ध विब्रत स्वर, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो होता है अर्ध विब्रत। दोस्तों मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, विब्रत, अर्ध विब्रत, संवृत, अर्ध संवृत, इनका हम अगली क्लास में आपको सब क्लियर कर देंगे। अगर विब्रत की बात करें, विब्रत स्वर, अर्ध विब्रत स्वर, दोस्तों एक बार हम इसमें बता देते हैं आपके क्लियर, मतलब कुछ लोगों को डाउट बन रहे होंगे। तो विब्रत, विब्रत, अगर विब्रत की बात करिए तो विब्रत कौन सा होता है? कौन सा स्वर विब्रत होता है? विब्रत होता है बड़ा। कौन सा? बड़ा। बड़ा क्या होता है? विब्रत। अब हम अर्ध विब्रत की बात करते हैं, किसकी? अर्ध विब्रत की। अर्ध विब्रत की बात करेंगे तो अर्ध विब्रत जो होता है वो होता है छोटा आ, ए, आ और औ। ये क्या होते हैं? हमारे अर्ध विब्रत। इनको नोट कर लीजिए दोस्तों। आ, ए, आपने क्या पढ़ा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी से भी है। तो अर्ध सब विब्रत क्या होते हैं? ये होते हैं। विब्रत बड़ा होता है, अर्ध विब्रत ये होते हैं। अब हम संवृत, अर्ध संवृत और देखते हैं। ठीक है, उम्मीद है नोट कर लिया होगा आपने, इसको नोट करना होगा। अब हम संवृत की बात करते हैं। संवृत जो होते हैं, संवृत क्या होते हैं? संवृत, जिसको ऑलरेडी हम पीछे देख चुके हैं, तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। संवृत होते हैं छोटी, बड़ी, छोटो और बड़ो। इनकी संख्या क्या होती है? 4 होती है संवृत। अब हम अर्ध संवृत की बात करते हैं। अर्ध संवृत क्या होते हैं? ए और ओ। ठीक है, ये क्या होते हैं? अर्ध संवृत। संवृत और संवृत, विब्रत, अर्धविब्रत, दो तीनों चीजें क्लियर कर चुके हैं हम। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? तो दोस्तों ये हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी एक स्लाइड पे। मूर्धन्य व्यंजन, नासिक के व्यंजन, इन सारी चीज़ों को अगली स्लाइड पे हम कंफर्म करेंगे। तो दोस्तों इस वजह से इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी, डा और डा। ये जो अपनी होती है टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, ये क्या होते हैं आपके? और सा, पिचरा वाला सा, ये क्या होते हैं? मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा और पिचरा वाला सा, ये क्या होते हैं? सब मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 होते हैं मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और अगली स्लाइड में लाके ना हम इसको सबको कंफर्म कर देंगे, और ज़्यादा डिटेल से स्लाइड के माध्यम से कंफर्म करेंगे, जिससे आप उसका स्क्रीनशॉट लेके और उसको अध्ययन कर सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से का वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? दोस्तों बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, और उम्मीद करते हैं सबको पता होगा। तो इस का उच्चारण कहाँ होता है? कंठ से। कहाँ से होता है? कंठ से। का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। कहाँ से होता है? कंठ से। का उच्चारण का, खा, गा और घा और अड़ा, इनका उच्चारण कहाँ होता है? कंठ से। कंठ के बाद तालु आता है। तालु से किसका? दोस्तों इसको हम स्लाइड के माध्यम से आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, चा, छा, जा, झा और ञा। ठीक है, इसको हम दोस्तों स्लाइड के माध्यम से कंफर्म करें। इसमें आप क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न से कावर का उच्चारण कहाँ से होता है? तो कहता है कंठ से होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपना 30वां क्वेश्चन, ये हम इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो उसका सही आंसर है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा जो है 35 क्वेश्चन का जो सीरीज, 30 क्वेश्चन का जो हमारा सीरीज हुआ वो हमारा कंप्लीट हुआ। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग हमारी जो आपने देख लिया होगा, इसी के अकॉर्डिंग हमारी 5 लेक्चर जो इसके शेष होंगे बनवाला के, वो और आएंगे, और सब में 40 क्वेश्चन रहेंगे, एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। तो इसमें हम स्लाइड का प्रबंधन नहीं कर पाए, लेकिन अगले जो क्लासें आएंगी उसमें स्लाइड के माध्यम से संवृत, विब्रत, अर्धविब्रत जो भी चीज़ें होंगी उनको बीच बीच में लाते रहेंगे, जिससे आपकी थ्योरी भी एकदम कंप्लीट होती रहे। और जब आप 5 सीरीज कर लेंगे तो कोई भी एग्जाम में बैठ जाना, आपका वर्णमाला का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। दोस्तों अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए नमस्कार।